नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। यहाँ इस वक्त मैं पहाड़ों की रानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौजूद हूँ और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले, अपनी कर्म भूमि से हर उस सवाल का जवाब देने के लिए जगत प्रकाश नड्डा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। अभिनंदन, स्वागत। आपका भी स्वागत है कि आप हमारे गृह राज्य में आई हैं और आप हमारे उस शहर में आई हैं जहां मैंने शिक्षा ली। आपने शिक्षा ली, आपने यहाँ से अपनी राजनीति की शुरुआत की और आज आप उस बिंदु पर आ गए हैं कि राज्य को जिताने की जिम्मेदारी जो है बहुत मजबूत तरीके से आपके कंधों पर है। आपने नारा दिया है, रिवाज इस बार बदलेंगे। कितना कॉन्फिडेंट है आपके बदल पाएंगे? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं और मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं हूं, हमारी सारी पार्टी कॉन्फिडेंट है, स्टेट की लीडरशिप कॉन्फिडेंट है और जनता भी कॉन्फिडेंट है क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से हम दोबारा आएंगे, तो वो भी कॉन्फिडेंट है, ऐसा मैं देखता हूं। इस पे कुछ मैं अगर चीजों को आगे बढ़ाना हो तो मैं बता सकता हूं। मैं बस आप मुझे अगर बता पाए वो 3 चीजें जिस पर जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर तमाम यहाँ के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जयराम ठाकुर समेत, ऐसी वो 3 कौन सी चीजें हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 30 साल ऊपर पुराना रिकॉर्ड आप तोड़ देंगे? देखिए रूबिका जी, बात ऐसी है कि हमारे कॉन्फिडेंस का कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के राजनीतिक चाल चलन, काम करने का तरीका, सरकारों के काम करने का तरीका और राजनीतिक संस्कृति ये बदल दी है। और जब वो सार्वजनिक जीवन में आए, पहले उन्होंने संगठनात्मक काम किया, संगठन का काम किया, बाद में वो सार्वजनिक जीवन में आए और प्रशासनिक जीवन में आए। तब से लेकर लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड देन टेकिंग ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आप देखेंगे 20 साल प्रशासन के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर रहना और प्रशासन के का दायित्व संभालना, ये बखूबी आपने देखा होगा। उनकी रिवाज उन्होंने बदला। गुजरात में एक के बाद एक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को उन्होंने लीड किया और बाद में फिर गुजरात के जितने इलेक्शंस हुए वो हमने जीते। वो भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो 282 आई एनडीए को। दूसरी बार जब चुनाव लड़ा तो वी क्रॉस 300 क्रॉस कर गए। तो पहली बार ये शब्द राजनीति में इस्तेमाल हुआ, प्रो इनकम्बेंसी। इसके पहले हम सुनते थे एंटी इनकम्बेंसी, तो उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी लाई और उनकी गवर्नमेंट और काम करने का तरीका प्रो रिस्पॉन्सिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल एंड प्रो एक्टिव गवर्नमेंट, ये उनका काम करने का तरीका रहा। जनता के ध्यान में है कि बीजेपी की एक भी सरकार हटती है तो काम वहीं रुक जाता है। हाइड्रोजन इंजीनियरिंग कॉलेज हम लेकर के आए, वीरभद्र जी चीफ मिनिस्टर बन गए। सर, आप ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आपने दी हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। हाँ ठीक है ना, 10 दिन में। ठीक है ना, आपने इसका जिक्र तक नहीं किया। पहली बात तो समझ लीजिए कि कांग्रेस को कोई सीरियसली मानता ही नहीं है। जिसने ओपीएस बंद किसने किया था? कौन थे प्रधानमंत्री और कौन थे मुख्यमंत्री? किस उस समय आपको ध्यान में नहीं आया था क्या? अब आप बोलते हैं दे देंगे। आपने दिया क्या? ओआरओपी दिया आपने? 35 साल लगे रहे, अंत में चलते चलते टोपी उतार करके बजट में डाल दिया, जैसे जिसको बोलते हैं कि एक टोकन रख दिया 500 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ लगे ओआरओपी में। इसलिए हिमाचल की जनता जानती है कि बीजेपी कहती कम है, करती ज्यादा है, और इसलिए उनका विश्वास हमारे ऊपर होता है। और कोई भी चीज हम ड्यू डिलिजेंस के साथ करते हैं, हम इस तरीके से नहीं करते हैं पॉपुलिस्ट स्लोगन की तरह से, जो जिसकी मर्जी आई। आपने राजस्थान में वो उसे अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है, तो आप लोगों ने इसका जिक्र नहीं भगवान किया। इसीलिए राजनीति को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। भगवान उनको सम्मति दे, वो अपना मास्टर स्ट्रोक चलते रहे। आपका मास्टर स्ट्रोक क्या है मैनिफेस्टो में? हमें मास्टर स्ट्रोक सिविल कोड, मास्टर स्ट्रोक हमको लगाने की जरूरत नहीं होती। हम 24/7 365 डेज काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। ये स्ट्रोक करके ये कोई जादूगरी करनी है क्या? लोगों की सेवा करनी है। लेकिन आपके विपक्षी आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वहां अरविंद केजरीवाल ने कहा नोटों पर गणेश जी और सरस्वती लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए,
तो आपने अपना जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वो आगे लगा दिया, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कोई स्ट्रांग पॉइंट सीधे चुनाव से पहले कोई स्ट्रांग पॉइंट नहीं है। ये हमारी सोच है, और ये सोच जहां जहां जब जब आवश्यकता होती है उसको प्रदेश उसको आगे लागू करता है। आपने मैनिफेस्टो निकालना है, 5 साल में मैंने क्या करना है ये हमने बताना है, हमने बता दिया। इसके पहले क्या बताना था, तभी बताएंगे ना जब मैनिफेस्टो लेके आएंगे। तो हमने बता दिया। और जहां तक आपने अरविंद केजरीवाल की बात की, कौन लेता है उनको सीरियसली? आप राहुल जी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप अरविंद जी को सीरियसली मैं आपको बताता हूँ, सुनिए ना। अरविंद जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक छोटे से चुनाव के लाभ हानि के चलते ये धंधा जो आप करते हैं और ये जो एक्टिविटी करते हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ने आ गए। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना ली। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, पंजाब पुलिस भी बुला ली। मैं गाड़ियां नहीं लूंगा, मैं ये सब शान शौकत नहीं लूंगा, सारे काम पूरे किए। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का साथ लेकर के सरकार बनाई। मैं माफिया राज नहीं लाऊंगा, पानी माफिया, पावर माफिया, शराब माफिया। आप तो दिल्ली रहती हैं, आपको तो मालूम है कि शिक्षा मंत्री ज्यादा शराब घोटाले के लिए जाने जाते हैं, न कि शिक्षा के एक्सपेंशन के लिए जाने जा रहे हैं। तो मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा। 3 तो जेल के अंदर हैं, बाकी कुछ बेल पर हैं। तो वो जो राम मंदिर जहां बन रहा था, तो वहां तो वो हॉस्पिटल बनाने की बात करते थे और कहते थे ये मंदिरों से कुछ नहीं जाता है। और जब उनको समझ में आई कि इसका अर्थ क्या होता है, तो मत्था टेकने चले गए। और फिर आजकल गणेश जी को पूजना, इनको गणेश को नोट पर देखना और देवी देवताओं को देखना, ये उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य रहा था कि नोट से वोट कैसे हासिल हो सकते हैं, तो वो उन्होंने करने की कोशिश पर वो की। जो पिच आपने तैयार की थी, उस पिच पर वो चल रहे हैं। आपने हिंदुत्व की जो पिच तैयार की थी, उस पर अरविंद केजरीवाल एकदम, गुजरात में देखिए आप उनको। अच्छी बात है, सब लोग चले, वो राम मंदिर दिखाने ले जा रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है, चले। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि वो फॉलोअर ही कहलाएंगे, लीडर हम ही कहलाएंगे। यहाँ किससे आपकी लड़ाई है? हिमाचल? यहाँ कांग्रेस से लड़ाई है। गुजरात में कांग्रेस से लड़ाई है। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का बड़ा अच्छा इतिहास है, सुना देता हूँ आपको। बनारस गए थे लड़ने, मुड़ करके आके माफी मांगी। हमने तो नहीं कहा कि माफी मांगो। फिर गए उत्तर प्रदेश में लड़ने, 350 सीटों पर लड़ने गए, 349 पर जमानत जब्त कर आके आ गए। फिर गए उत्तराखंड लड़ने के लिए। आप ही लोगों ने हमको कहा उत्तराखंड बड़ा भारी, ये वो। उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हमारी भारतीय जनता पार्टी शायद ज्वाइन कर गए और आजकल हमारे लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो अब आप तीसरी बात कीजिए, गोवा गए। मैं सब लोगों को रूबिका जी बताता हूँ, गया तो बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। अच्छा, आप गए तो अरविंद केजरीवाल के? हाँ, वहाँ चुनाव लड़ रहे थे ना वो। तो मैं उतरा एयरपोर्ट पर, तो बैनर ही बैनर, 2 ही जगह देखे, आम आदमी पार्टी, ये वो। मैंने पूछा भैया इनका क्या हाल चाल है? बोले ये कितनी सीटों पर लड़ रहे? 39 सीट्स पर लड़ रहे। मैंने कहा हाल क्या होगा? बोले आगे आगे देखिए होता है क्या। 29 पे लड़े, 35 पे जमानत जब्त करा ली। मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं की। ये बैनर बेस्ड पार्टियां हैं, हम कैडर बेस्ड पार्टियां हैं। अच्छा, यहाँ हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव नजर आ रही हैं। आप बहुत पुराने नेता रहे हैं, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझे हैं, करते भी हैं। प्रियंका गांधी कैसी नेता लगती हैं आपको? देखिए, मैं किसी पर टिप्पणी बहुत कम करता हूं, लेकिन जो एक्टिविटी होती है पॉलिटिकल लीडर की, उसको मैं गहराई से वॉच करता हूं। वो ये लोग लीडर हैं ही नहीं, ये रीडर हैं। रीडर है? रीडर, जो इनको लिख के दे दिया जाता है उसी को पढ़ देती हैं या पढ़ देते हैं। ये लीडर है ही नहीं, ये रीडर है, पहली बात। दूसरी बात, ये इलेक्शन टूरिज्म में विश्वास करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो टूरिज्म कर लेती हैं। इनका घर है यहाँ पर, कितनी बार घर आई और कितनी बार हिमाचल में पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए आई, ये हम रिकॉर्ड में चाहते हैं, जरा समझाएं। अब चुनाव आ गए तो वो पब्लिक मीटिंग शुरू कर दी। वैसे तो एक कार्यकर्ता से भी नहीं मिली 5 साल में, वैसे तो कोई मीटिंग भी नहीं ली। तो ये लोग सीजनल लीडर्स हैं। इलेक्शन का सीजन आ गया तो फेस्टिवल आ गया तो फेस्टिव में निकलते हैं लोग, जाते हैं मेले में घूमते हैं, तो ये लोग भी उस तरीके से घूमते हैं। लेकिन कोई समस्या की गहराई जानते हो, कुछ चीजों को समझते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए, और मैं तो, आपने जो बात कही, ये फॉलोअर्स कैसे हैं, अब जगत प्रकाश नड्डा किसी मंदिर में जाता है, इट्स नॉट ए क्वेश्चन, बिकॉज एवरीबडी नोज। यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो भी सामने मंदिर आएगा, ड्राइवर ऑटोमेटिकली गाड़ी रोक देता है, क्योंकि साहब जाएंगे ही वहां पर। ये मेरी आदत रही है, लोगों को पता है। लेकिन ये लोग इलेक्शन के टाइम पर चंदन लगा करके जो फोटो ऑफ कराते हैं,
तो लोगों को भी समझ में आता है कि यह इलेक्शन सीजन में इलेक्शन एक्टिविटी है, लेकिन कोई इनको गहराई से चीज़ों को समझ में आता हो, कोई जानकारी आती हो, कोई वो कहना होता है, पॉपुलिस्ट चीज़ों को ढूंढते हैं और पॉपुलिस्ट चीज़ों को उठा करके सामने ला करके रख देते हैं। इनको मालूम नहीं है कि इसको ध्वस्त करना बीजेपी अच्छी तरीके से आप कह रहे हैं ये फॉलोवर हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप ब्रेकर हैं, आप तोड़ते हैं, आप समाज तोड़ रहे हैं, आप मोहब्बत तोड़ रहे हैं, आप दिल तोड़ रहे हैं, आप लोगों की उम्मीदें तोड़ रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकले हुए हैं, वो भारत जोड़ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम तोड़ रहे हैं। तोड़ने का डेफिनेशन आपको समझा देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, थोड़ा लंबा इसका मेरे को बोलना पड़ेगा। आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की। जेएनयू में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब ये अफजल कौन है? जो पार्लियामेंट में अटैक का मास्टरमाइंड था। सजा किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल है, पहली बात। सजा अपहेल्ड किसने किया कोर्ट के जजमेंट को? प्रणब मुखर्जी, भारत के राष्ट्रपति ने। तो वो कातिल हो गए। अब आप पूछेंगे कि इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस ये है कि राहुल गांधी दूसरे दिन जेएनयू जाते हैं और कन्हैया कुमार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं, और वहां नारे क्या लगते हैं? भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये अगर जोड़ो यात्रा है, और ऐसे अगर आप जोड़ते हो, आर्टिकल 370 को मोहब्बत के साथ किसने पनपाया, किसने बढ़ाया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और उसको समाप्त और एब्रोगेट किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो आप तो प्रायश्चित यात्रा पर निकले, जो आपके बुजुर्गों ने प्रायश्चित किया था, जो 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 काम किया था, और जो आप काम कर रहे हैं वो आने वाले आपकी भी लोग उसका प्रायश्चित करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं ये प्रायश्चित यात्रा है? प्रायश्चित ही है, और क्या है? अपने तो हमेशा तोड़ा ही तोड़ा, कभी जोड़ा तो है नहीं, तो प्रायश्चित कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि कितनी सीटें आप यहाँ पर ला रहे हैं? वो जो रिवाज, वो जो परंपरा आप कह रहे हैं कि बीजेपी की परंपरा बरकरार रहेगी, रिवाज हम तोड़ेंगे, कितनी सीटें लाकर तोड़ेंगे? जी ऐसा होता है कि हम आपसे 2 दिन बाद हम सीटों के आंकड़े पर आ सकेंगे। अच्छा, लेकिन कंफर्टेबल हम आज हैं, ये हमको दिखता है। और होता क्या है यहाँ पर कि मार्जिन कम होता है, क्योंकि इलेक्शन पिछले चुनावों में भी था। हाँ, आप देखते हैं 1000 से कम तो इसलिए वो बिल्कुल माइन्यूट स्टडी करके ही हम सीट्स निकालते हैं कि ये निकल गई, ये आ गई, ये इस पर देखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा एक होता है। तो नंबर गेम जब हम बात करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई 400 नंबर है, 300 नंबर है तो हम उसमें कुछ हवा की बात को जोड़ करके आगे बढ़ जाए। यहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देन ओनली हम सीट्स के नंबर के बारे में बात कर सकते हैं आज। बट टुडे वी आर कंफर्टेबल। यू जस्ट कंफर्टेबल या अच्छी फाइट वेरी है? कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। तगड़ी फाइट आप मान रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वेरी कंफर्टेबल। आप कंफर्टेबल? उनके लोग स्टेट लेवल पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, वो तो अपनी अपनी सीटों में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अब ये तो वो जाने, हम इसमें क्यों कहेंगे। तो अगर आप इतने कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि पिछले कई दिनों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर है? हाँ, ये आपका इलाका है, समझ में आता है, लेकिन आप यहीं पर डेरा डाल दिया। आपके विपक्षी ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बार बार आना पड़ता है, आपके तमाम बड़े लीडर्स को यहाँ आना पड़ता है, क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, हम चुनाव लड़ते ही ऐसे हैं। बंगाल में नहीं बैठा था क्या मैं? तो बंगाल से हमारा क्या वो हमारा गृह राज्य था क्या? नहीं था। उत्तर प्रदेश में नहीं बैठा था मैं क्या? उत्तर प्रदेश में तो मैं लखनऊ शुरू किया मैंने, पहले आगरा बैठा, फिर आगरा से उठ करके कानपुर बैठा, फिर कानपुर से उठ करके लखनऊ बैठा, फिर लखनऊ से उठ करके गोरखपुर बैठा, गोरखपुर से उठ करके काशी बैठा। जैसे जैसे फेज वाइज चुनाव होते रहे हम वैसे वैसे मूव करते रहे। उत्तराखंड में नहीं बैठा क्या? तो हिमाचल प्रदेश में ही बैठा हूँ। और हमारे यहाँ पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे काम करता है? कुछ चीजें होती हैं ग्रास रूट लेवल पे काम करने की होती हैं, वो मैं यहाँ पर इंटरेक्ट करके करता हूँ। किसी दिन मैं धर्मशाला रुक जाता हूँ, किसी दिन मैं मंडी रुक जाता हूँ, किसी दिन मैं शिमला रुक जाता हूँ, इस तरीके से काम कर लेता हूँ। और आफ्टर ऑल इतनी फैसिलिटीज हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, अभी एमसीडी के चुनाव के बारे में हमने यहीं से एक्टिविटी कर दी।
और गुजरात के बारे में जो रिव्यू लेना है वो हम यहीं से कर रहे हैं। और यहाँ का जैसे ही चुनाव 12 तारीख को खत्म होगा, 13 तारीख निकलेगी, उसके बाद आप हमको दिल्ली गुजरात देखेंगे, एमसीडी में भी देखेंगे। अब वो आप बोलिएगा कि वो तो लोकल इलेक्शन है, नो, हमारे लिए महत्वपूर्ण इलेक्शन है, वो लड़ती है ऐसे। एमसीडी में क्या रहेगा आपका? अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। एमसीडी में केजरीवाल पूरा दमखम आजमा रहे हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग इतना डर गए थे कि यहाँ के चुनाव साथ साथ करवा दिए ताकि वो वहां के भी ना रहे, यहाँ के भी ना रहे, हर जगह पे। भाई आप लोगों की तो बड़ी सारी फौज है, वो तो एक लौते एक आदमी है जो सारी चीजें संभाल रहे हैं। देखिए रूबिका जी, जब चुनाव नहीं होते हैं तो हमने रुकवा दिए, जब चुनाव होते हैं तो हमने करवा दिए। ये क्या तरीका है? दोनों तरफ से आप हमारे को दोषी ठहराते हो। जिद भी मेरी पट भी। हाँ, ऐसा कैसे चलेगा? अब जब एमसीडी के चुनाव टले तो आपने टाल दिया। अब चुनाव हो रहे हैं, हल्ला कर चुनाव कराओ चुनाव कराओ, तो चुनाव करा दिया तो अब इस समय क्यों कराया? ऐसा थोड़ी ना होता है। वो सुकेश चंद्रशेखर का पर्चा बाहर आया भाई, लेटर वेटर, वो ये कह रहा है आपको कोई नहीं मिला तो आपने उस आदमी को आगे कर दिया, उसके कंधे पर रखी बंदूक ऐसा और है, चलाना हम शुरू कोई कर दिया। बंदूक किसी के कंधे पर नहीं रखते। कोई चीज सामने आती है तो उस पर लोग रिएक्ट करते हैं। हम थोड़ी ना कुछ लेकर के आते हैं। कोई चीज सामने आती है, कोई कुछ कहता है, कोई अपने बारे में अपना वक्तव्य देता है, तो उसमें से इश्यू तो खड़े होंगे होंगे। नहीं तो वो ये कहते हैं कि सारी ईडी, सारी सीबीआई जो है वो जो गैर बीजेपी नेता है उन्हीं पर आपने केंद्रित कर नहीं, दिया ऐसा है। कुछ नहीं। आपकी पार्टी में कोई सब साफ धुले हुए हैं, गंगा नदी है। ये ईडी का काम है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, वो देखेगी, उसमें हमको दिक्कत की बात कहाँ है। लेकिन हाँ, जब ये ईडी जाती है और ये केसेस होते हैं तो केस तो हो ही जाता है, बेल तो आपको लेना ही पड़ता है। इसका मतलब फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट देयर इज सम चार्ज। मनीष सिसोदिया जब बाहर आए पूछताछ के बाद तो उन्होंने कहा ये ऑपरेशन लोटस चला रहे सीबीआई के अधिकारी, मुझे वहां पर कह रहे थे हमारे अंदर शामिल हो जाओ, तुम पर से सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियां हटा दी जाएगी। कौन कसूरवार ये बताता है, बोलता है कि वो कसूरवार है? वो तो बेकसूर ही बोलता है। ये तो कोर्ट और वो चीजें डिसाइड करेंगी। अगर मोदी किसी राज्य में ना जाए, वो अब जीत की गारंटी बन गई है। बिल्कुल है। पर अगर वो ना जाए तो बीजेपी के पास कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? बीजेपी का इसलिए काडर मैं रहता नाम है। और काम का जिक्र कर रही हूँ। मैं नाम उन्हीं का है, उनके नाम पर और उनके द्वारा चलाए गए संस्कृति पर, काम पर, दोनों पर हम चुनाव जीते। बगैर मोदी बीजेपी कुछ नहीं। देखिए, मोदी जी का एक शख्सियत तो है ही है। हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी हैं, कार्डर बेस्ड पार्टी हैं। मोदी जी भी आइडियोलॉजिकल और कार्डर बेस्ड पार्टी के संगठन स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो उसके सिपाही हैं, लेकिन वो हमारे नेता हैं। नेता से याद आया कि वहाँ नेता बदल गए हैं कहाँ? कांग्रेस में। आप कह रहे थे गांधी परिवार, गांधी परिवार, अब एक नॉन गांधी खड़गे जी जो हैं वो अध्यक्ष बन चुके हैं। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। कुछ विचार हमारे सोच करके आपने खड़गे जी को लाया। खड़गे जी हमारे मित्र हैं, मैंने शुभकामनाएं उनको दी थी और आपके मन से भी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट बदल देने से काम नहीं चलता है। जब आपकी स्टीयरिंग कमेटी में एक ही परिवार के 3-3 लोग होते हैं तो हमको भी समझ में आती है कि इसका स्टीयरिंग है कहाँ पर। नड्डा जी वो लोग इतरा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हमने डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव तो लड़ा, तो हम आपका नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। कहाँ चुनाव हुए, कहाँ डेमोक्रेसी थी? वो बार बार आपके नाम की चर्चा करते हैं। उनको हमारे ऑफिस में आकर एक एप्लीकेशन देनी चाहिए और उनको इलेक्शन का सारा प्रोसेस जो ड्यू हुआ है उसके रिकॉर्ड्स और उसके विजुअल्स सारे उनको भेज दिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर अमाउंट के स्टेट के इलेक्शंस के बाद ही नेशनल इलेक्शन होता है। जब वो स्टेट्स के इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद नेशनल प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डिक्लेरेशन होती है। डिक्लेरेशन होने के बाद नॉमिनेशंस भरे जाते हैं, उसका कोई टाइम तय होता है। 11 अशोक रोड में वो 20 फरवरी 2020 को, 20 जनवरी 2020 का शायद डेट थी, मुझे डेट नहीं याद है। उसका पर्चे भरने का टाइम 3 बजे तक था। देश के सभी मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और सभी प्रदेश के चुने हुए नए अध्यक्ष, उन्होंने आकर के नॉमिनेशन भरा था। उस नॉमिनेशन पे मेरा नाम था। उस नॉमिनेशन के बाद 3 बजे तक इंतजार किया गया। 3 बजे के बाद मुझे डिक्लेयर किया गया। अमित शाह जी मुझे प्रेसिडेंट के कुर्सी पर बैठा करके आए। साथ में एक ड्राफ्ट होता है
कि आई हेयर बाय हैंड ओवर द चार्ज टू, मैं अपना चार्ज देता हूँ। उसके बाद बहुत बड़ा फंक्शन हुआ दीनदयाल मार्ग के हमारे हेडक्वार्टर्स में। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए, अडवाणी जी भी आए, जोशी जी भी आए, बाकी एक्स प्रेसिडेंट्स भी आए, नितिन गडकरी जी भी थे, राजनाथ जी भी थे और देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स थे। वहाँ मेरा डिक्लेरेशन हुआ। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप लोगों ने उसको पब्लिसाइज भी किया है, आपके पास भी उसका रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए मैं ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ और संविधान के साथ साथ प्रजातांत्रिक तरीके से हुआ हूँ। आपके यहाँ झगड़ा था इसलिए खूब चर्चा हुई, हमारे यहाँ झगड़ा नहीं था इसलिए जेपी नड्डा यूनानिमसली इलेक्ट हो गया। हाँ, क्योंकि बाहर खबरें तो बस ये आई थी कि हेडलाइन आ गई कि जगत प्रकाश नड्डा जो है दूसरी पारी के लिए एक बार फिर से तैयार है। तो आप एबीपी न्यूज के मंच से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इन्वाइट कर रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ के चुनाव देखिए। हाँ, देखना क्या, रिकॉर्ड देख लो ना, आपके एबीपी के उस समय के जो न्यूज के डेलिब्रेशंस हैं और विजुअल्स होंगी, उसी को देख लें, आप ही भेज दीजिए, उनको देख लेंगे। एक पर्सनल सवाल जाते जाते, आप नेता भी रहे, मंत्री भी रहे और अध्यक्ष भी है, सबसे बेस्ट रोल कौन सा रहा? देखिए, मैं अपने तरफ से जो जिम्मेवारी मुझे मिलती है वो मैं करता हूँ और उसको मैं निभाने का प्रयास करता हूँ जितना संभव हो सके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं मंत्रिपरिषद छोड़ करके मैं संगठन में आया और संगठन में तब आया जब संगठन एक चैलेंजिंग डेज में था। तो संगठन हमारी प्रायोरिटी रहती है, अपने परिवार के बीच में रहता हूँ तो आई फील मोर कंफर्टेबल। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री भी रहा, पूरा समय मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला और यहाँ मुझे फॉरेस्ट मिनिस्टर रहने का मौका मिला, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहने का मौका मिला, लॉ मिनिस्टर रहने का मौका मिला, हेल्थ मिनिस्टर रहने का मौका मिला, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देखी हमने। तो जब हमको मंत्रालय मिलता है तो मैं उधर भी खुश रहता हूँ और कुछ ना मिले तब भी मैं मस्त रहता हूँ। लेकिन सीटों के मामले में आपको बहुत कुछ चाहिए और उसके लिए आप तैयार भी हैं। हम हमेशा तैयार हैं। ऑल द बेस्ट टू यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो खुलकर हर सवाल का जवाब दे रहे थे और खुलकर उन बातों को भी सामने रखा है जो अब तक ना पूछे गए थे ना अब तक उनका जवाब मिल पाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद और हमारे गृह प्रदेश में आने के लिए आपका विशेष धन्यवाद कि आप आई हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।